ही मैं थैंक यू बोलता हूँ अंजू मैम को जिन्होंने ये वेबिनार कंडक्ट करवाया। तो जस्ट ज्यादा समय ना लेते हुए, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर मैम? सर यस 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 यस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर अपूर सर का कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। Hello, namaste to one and all. नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते। It's a pleasure for me to be here with all of you for this short time, but still thanks for giving your time and this opportunity. So बात करते हैं थोड़ा सा बैक पेन पे। We know it's a very common problem. समझते हैं कि बैक पेन आफ्टर ऑल हम लोग को होता क्यों है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या कर सकते हैं कि वो हमें ना हो, ताकि हमें किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत ही ना पड़े। तो बैक पेन अगर मैं पूछूं कि हमारे पास अभी करेंटली जितने भी मेंबर्स ऑनलाइन हैं कि किस क्या ऐसे लोग हैं जिनको बैक पेन ना हुआ हो, so I mean definitely some होंगे, but most commonly I think going as per the statistics 70 to 85% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन जरूर होता है। डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को डॉक्टर की जरूरत होती है, बट देन थिंग्स शुड बी टेकन अ बिट सीरियसली समटाइम्स एंड डील विद इट अकॉर्डिंगली। दवाइयां कभी कभी हम खा सकते हैं, बट देन पेन किलर्स ज्यादा टाइम तक खाना हम सबको पता है हमारे लिवर किडनीज के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है। सो बैक पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ डिस्क हर्निएशन लाइक दिस, ये डिस्क हर्निएशन होता है, ये लिस्थेसिस होता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेशली इन ओल्ड एज फीमेल्स। हम डेली प्रैक्टिस में पेशेंट देखते हैं तो बैक पेन होता है, दे कम टू अस, डायग्नोस करते हैं, देखते हैं तो उनको फ्रैक्चर हो रखा होता है। सोचने में लगता है यार बैठे बैठे कैसे फ्रैक्चर हो गया, बट देन होता क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका मतलब होता है कि हड्डियां वीक हैं, तो ओल्ड एज में ऐसे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं इन्फेक्शंस होता है या टीबी स्पाइन बहुत कॉमन है, दैट बिकम्स अ रीजन फॉर बैक पेन। अगेन पेशेंट को लगता है थोड़ा सा बैक पेन है, बट देन व्हेन यू गो टू डायग्नोस तो वो ऐसी चीजें निकल के आती है। यहाँ पे ये हमें ट्यूमर दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे अगेन नसों पे कॉम्प्रेशन है। सिमिलरली हम ये स्कोलियोसिस, जिसको कुबड़ की प्रॉब्लम बोलते हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गठिया की दिक्कत होती है उसकी वजह से। कभी कभी इन सम केसेस लाइक यूट्रस की प्रॉब्लम है, ओवरीज की प्रॉब्लम है या पेट में कोई दिक्कत है, उसका पेन भी बैक में रेडिएट कर सकता है, लाइक पैनक्रेटाइटिस। सर्टेनली लाइफस्टाइल स्मोकिंग तो मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ, इन द सेंस कि इट इज डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर, स्मोकिंग से बैक पेन इश्यूज आते ही आते हैं। तो अभी जब हमने बोला कि 80% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन होता है, तो वही है ना, सारे बैक पेन बहुत सीरियस नहीं होते। तो देयर आर सम रेड फ्लैग्स, मींस कि अगर ये है तो भाई हमें सीरियसली लेना है एंड हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो क्या रेड फ्लैग्स हैं? या तो हमारी उम्र 20 से कम है या 55 से ज्यादा है, या फिर हमारा पेन ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी करने पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब या मतलब ऑल द टाइम इट इज देयर, बना हुआ है हमें, तो अगेन दैट इज अ थिंग टू बी टेकन सीरियसली। ऊपर की बैक रीजन में पेन है या हमें कुछ कैंसर की हिस्ट्री रही है, हमने स्टेरॉइड्स लिए हैं, स्पेशली इन दिस कोविड सिनेरियो जब बहुत लोगों ने लिए हैं, या एचआईवी का हिस्ट्री है, या पूरे टाइम ऐसा लग रहा है कुछ हमारे साथ ठीक नहीं है, एक उलझन जैसी महसूस हो रही है, या वेट लॉस होता है अगर हम, या पैरों में कमजोरी आ रही है, गिरने की हिस्ट्री है, या कुछ मुड़ रही है, सो ऑल दीज आर द रेड फ्लैग्स जब हमें चीजों को सीरियसली लेने का टाइम आया है। तो हम बैक पेन की बेसिकली क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक पेन का कॉज देखते हैं क्या, देन देयर इज अ बैटरी ऑफ थिंग्स जो की जा सकती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग फिजियोथेरेपी। इसमें की क्या दिक्कत है, अकॉर्डिंगली फिजियोथेरेपी चलती है। देन फिर हम सब स्पाइनल इंजेक्शंस कर सकते हैं, जहां पे दिक्कत है एग्जैक्टली मशीन वहीं पे इंजेक्शन दे दिया जाता है। एंड आफ्टर ऑल लास्ट, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो उन केसेस में फिर सर्जरी कर दी जाती
अब कमिंग टू दिस, सो हियर मैं बस स्ट्रेस आता हूँ कि यहाँ भी इंटेलिजेंस आएगा, कब तक आराम आएगा. So all these things have to be taken into consideration. So बेसिकली हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग स्पाइन में देखा जाए तो सब कुछ करते हैं. ऐसा कुछ नहीं जो यूएस में हो रहा हमारे यहाँ ना होगा. A to Z सब कुछ, राइट फ्रॉम डीजनरेटर लाइक स्लिप जिसको बोलते हैं, स्पॉन्डिलोलिसिस, फ्रॉम डीकम्प्रेशन, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, फ्यूजन, सब कुछ, सर्वाइकल मतलब गर्दन की सर्जरीज आगे से पीछे से, सब कुछ करते हैं बेसिकली. कमर जो मोड़ने की सर्जरी होती है, स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाता है, इंफेक्शन हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, सब कुछ होता है बेसिकली. सो ये डिस्क हर्निएशन ऐसा दिखता है, यहाँ पे ऐसे डिस्क निकला हुआ है यहाँ पे. एंड सो सर्जरी करके एक छोटे से इंसिजन, कॉइन के बराबर के इंसिजन, माइक्रोस्कोप की माध्यम से डिस्क को निकाल लिया जाता है. पेशेंट को बहुत अच्छा आराम आ जाता है. सो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक बार एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं. Video is not audible. Hello, Dr. Kapoor. Video is not audible. We can't hear the voice. Yeah, it is not audible. ओह अच्छा अच्छा, वन Yeah, सेकंड. yeah. प्रिंस, अरे अमित भाई, उनको वीडियो की आवाज नहीं आ रही है. Can you please repeat it? या श्योर मैम, जस्ट Please, please. इसमें जो वीडियो हो रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही. जो इसमें जो वीडियो प्ले हो रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही. Apurvi, otherwise you can explain हाँ या something. जस्ट अ सेकंड. Yeah,
ऐसे देख रहे हैं एंड दिस इज हियर। तो पहली बात हम समझते हैं कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे कि स्पाइन में होता क्या है, बैक पेन क्यों होता है एंड उसके लिए क्या यहाँ पे नसों पे इतना कॉम्प्रेशन है। तो इसके लिए हम ऐसी छोटी सी सर्जरी करते हैं जहाँ पे डिस्क उसको निकाल के आर्टिफिशियल डिस्क लगा देते हैं। सो अगेन ये उन्हीं पेशेंट का वीडियो था who was again very happy. So let's leave it. Similarly ये ट्यूमर्स भी पाए जाते हैं कभी कभी। अगेन all of these patients present with back pain जो हमारे स्ट्रेस वही है, सर्जरी करके ऐसे फिक्स अप किया जो ऐसे फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं। तो उसमें से हम एक छोटा सा नीडल के द्वारा सीमेंट डाल के चीजों को फिक्स अप कर देते हैं। आगे ये हमारा एक जेंटलमैन थे जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बट ही आल्सो डिड वेरी वेरी वेल एंड स्टार्टेड वॉकिंग। सिम्बोलिसिस जो ऊपर की दिक्कत है तो स्ट्रेट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या किया जाए जब ये सब दिक्कत है तो मेरा ये मानना है जस्ट प्रिवेंट ऑल सॉर्ट ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम्स ताकि हमें इन सब चीजों में पड़ना ही ना पड़े। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट? जैसे कि अगर हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, होम मीटिंग कोई भी काम रिपीटेटिव या स्टैटिक या एक कंटिन्यूअस वे में नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आधे घंटे के बाद छोटा सा मे बी जस्ट 5 मिनट्स डीप ब्रीथिंग कैन हेल्प अ लॉट। एंड जब हम लॉट इट डिक्रीजेस द इंजरी रिस्क। हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है काम में डिक्रीजेस अ लॉट, मिस्टेक्स कम होती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमें छुट्टियां कम भी होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द बेस्ट वन। इसमें क्या हम एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, शोल्डर स्टब्ड है एंड मतलब इन सिंपल वी कैन से काइंड ऑफ अ मिलिट्री पोजीशन। ऐसा नहीं कि हम एकदम ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, बट या टू व्हाटएवर एक्सटेंट पॉसिबल। एंड जब भी बैठे हैं तो सिटिंग स्ट्रेट एंड जो हमारी हिप बोन होती है उसके ऊपर बैठे एंड एल्बोज जो हमारी 90 डिग्रीज पे हो। जो रिस्ट का मूवमेंट है 15 डिग्रीज का मूवमेंट बेस्ट माना जाता है। सो दीस सिंपल थिंग्स कैन हेल्प यू अ लॉन्ग वे। सिमिलरली कंप्यूटर्स पे बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं करना या नेक को बहुत ज्यादा प्रूवन है। वेट अगर हमें उठाना हो, अगर हम इफ यू टॉकिंग अबाउट होम मेकर्स, तो जैसे बकेट उठानी पड़ती है कभी कभी, तो अगेन या बकेट है या कुछ भी है तो लिफ्टिंग लाइक दिस इज वेरी रॉन्ग। हमारा वो जो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एंटीरियर चला जाता है, जिसकी वजह से अगेन इट गिव्स
प्रॉब्लम के बिल्डिंग करके चीजों को उठाएं. सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, ये करेक्ट वे है, ये करेक्ट वे है, ये करेक्ट वे है. वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, व्हाट शुड वी डू? अभी हम सब लोग कंप्यूटर्स पे हैं, तो आई सजेस्ट इफ वी कैन मेक सम मॉडिफिकेशंस. तो अगर हम बात करें ऑफिस चेयर की, क्या होना चाहिए, तो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच शुड बी देयर. हाइट का एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि माय नी टू फ्लोर का डिस्टेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू आवर लेग लेंथ, ताकि तो हमारे पैर ज्यादा या तो फोल्ड ना हो या हवा में डैंगल ना करें. एंड देन जो हमारा बैक हो वो स्ट्रेट रहे. सीट टिल्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो चेयर का एक व्हील टूटा हुआ है, थिंग्स लाइक दैट. तो दोस थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अ स्पाइन. कंप्यूटर चेयर की बात करें तो हमें आर्मरेस्ट की नीड नहीं होती है. एक्सेसरीज हम यूज कर सकते हैं. हम जैसे बैठे हुए हैं तो वी कैन यूज अ फुट रेस्ट फॉर आवर लेग्स, सो दैट वी कैन रिलैक्स इन अ गुड वे एंड डू आवर वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब हम जैसे सिटिंग पोस्चर्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसमें देखते हैं क्या करना चाहिए. सो यू नो, सिटिंग स्ट्रेट विद अ बैक सपोर्ट, विद एन आर्म सपोर्ट इफ यू फाइंड इट कंफर्टेबल. जो आई साइट है वो कंप्यूटर की लेवल पे होना चाहिए, स्पेशली एट द टॉप ऑफ इट, विद अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 to 24 इंचेस. जो हमारा सीट टू फ्लोर का डिस्टेंस है, दैट शुड बी अगेन द लेंथ ऑफ लेग्स. हिप 90 degrees, then knee again at 90 degrees. So because we have to keep our elbows at 90 degrees, so for the same reason the table का height है that should be equal from this distance to this distance. ये कुछ कुछ छोटे से फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए. Yeah, it's again stressing upon the same fact कि हमारे बैक को स्नगली फिट होना चाहिए चेयर के करना साथ. था. अगेन याद आ गया. तो हमें जो माउस है हमारा, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए. कंप्यूटर पे स्ट्रेट देखना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए. दिस इज दे आर टेलिंग अबाउट द माउस. तो हमारा जो माउस है वो कीबोर्ड के बगल में हो, कीबोर्ड हमारा जस्ट मॉनिटर के पीछे हो. रिस्ट हमारी जो 15 डिग्रीज के मूवमेंट में अपना काम कर सके. सो इफ यू फॉलो दीज थिंग्स इट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस. स्टडी टेबल की बात करें अगर हम, तो यू नो, यूजिंग दिस पोस्चर इज अगेन रॉन्ग. एंड नीज भी हमारी इतनी ज्यादा बेंट है, कमर भी बेंट है, नेक भी बेंट है. ये देखने में लगता है बहुत कंफर्टेबल है, बट देन लॉन्ग टर्म में ना दिस प्रूव्स डिजास्टर्स. सो वी शुड अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ पोस्चर. देन यू नो द सेम थिंग जो हम ऑफिस के फॉर्म में देख रहे थे, सेम थिंग हम इसको घर के फॉर्म में भी अडॉप्ट कर सकते हैं. लाइक यू नो, स्टूडेंट्स इफ दे आर देयर एट होम, और इवन वर्क फ्रॉम होम अगर चल रहा है किसी का, तो यू नो लैपटॉप अगर है, लैपटॉप वी कैन एडजस्ट एट अ हाइट इन अ वे कि वो हमारी आई साइट के सामने ही हो. वी कैन यूज अ पाइल ऑफ बुक्स और व्हाट नॉट, कुछ भी यूज कर सकते हैं. Setting it straight and following the same this 90-90 principle and the adjusting the ये chair का height accordingly and working in a similar way कि elbows 90 पे हैं and wrist का movement कुछ 15 डिग्री पे ही चल रहा है. So अब जहाँ तक हम बेड की बात करते हैं, तो again most of us are used to doing this, but then again बेड में अगर काम करना है तो couple of things to make ourselves comfortable. इसमें क्या हम पिलो यूज कर सकते हैं टू कीप आवर बैक स्ट्रेट. नीज के नीचे पिलो लगा सकते हैं, कीप आवर नीज फ्लेक्स्ड, जो कि नर्व्स पे स्ट्रेस कम करता है. एंड ज्यादा देर तक अवॉइडिंग आवर काइंड ऑफ पोस्चर, हम लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं. एंड दीज आर कपल ऑफ थिंग्स. जब हम बेड में सो रहे हैं तो नीज के नीचे डेफिनेटली पिलो रखना चाहिए, थाइज के बीच में पिलो रखना चाहिए, so that again it reduces the stress upon our nerves, it makes us sleep comfortable and avoids long term spine problems. लोग ऑफन पूछते हैं मेरे से कि हमें किस टाइप का पिलो यूज करना है, कितना मोटा पिलो यूज करना है. सो दिस इज द आंसर. पिलो ऐसा हो कि जो कि ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला हो. बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि स्पाइन आपकी स्ट्रेट फॉर्म में रहे. ज्यादा मोटा होगा तो नेक ऊपर जाएगी, ज्यादा पतला होगा तो नेक नीचे की तरफ जाएगी. फॉर द सेम रीजन many people get these kind of pillows made, जो कि उनके सोफास पे अगर हम देखें तो now this depicting what people do sometimes for themselves, जहाँ पे हमारी नीज भी बेंट है, हम चिन को नीचे करके देख रहे हैं, कमर हमारी झुकी हुई है, शोल्डर्स भी ऐसे हंच्ड है.
स्क्रीन पर नीचे तक देखे जा रहे हैं, पैर थोड़े से अजीब सी पोजीशन में है. This is quite harmful. On the other hand, if we do this, it increases our efficiency a lot. हम एक बैक सपोर्ट यूज करें, लैपटॉप के नीचे पिलो रख के कंप्यूटर की हाइट थोड़ी सी बढ़ा लें, ज्यादा लंबे टाइम तक काम ना करें, पैर के नीचे एक छोटा सा सपोर्ट रख लें. So these simple modifications help us keep going a long way. बच्चों के लिए भी similarly हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि what they are doing with themselves. तो इन सिमिलर वे उनको भी हमें सेम चीजें एडवाइस करनी चाहिए ताकि बचपन से हेल्दी रहे. बचपन जो आदत पड़ेगी वही वो आगे चल के भी वही करेंगे. तो जस्ट बचपन से अच्छी आदत डाली जाए. ऑल ऑफ अस रियली हैप्पी. किचन में बहुत लंबे टाइम तक काम करने से पैरों में दर्द आने लगता है, कमर में दर्द आने लगता है. सो सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ जस्ट कीपिंग अ स्मॉल स्टूल जस्ट बिलो द लेग, जिसमें भी दर्द है या प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो है लंबे टाइम तक काम करना है, तो चेंजिंग द लेग्स, कभी राइट के नीचे कभी लेफ्ट के नीचे. तो दिस अगेन हेल्प्स अस. डेली एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. देन ये हम हाथ के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं कि हम ये एक्सरसाइजेस करें कि हाथ को स्प्रेडिंग इट लाइक दिस, देन लाइक दिस. सो दिस एक्सरसाइज फॉर जस्ट 5 seconds it helps us. Similarly, ये नमस्ते वाला साइन जो होता है, holding it this way for some 5 seconds, repeating it 5 times, it really helps. Similarly, wrist के लिए wrist का ये movement कर सकते हैं. Then wrist curls बोलते हैं. Then wrist का ये movement. All these things are very helpful. Shoulders का this movement, just moving the shoulders in all the directions and repeating it. So आगे से भी and then पीछे से भी. Then range of motion again, shoulders के हाथों को ऐसे घुमाना, repeating it for 10 times. This helps. ऊपर उठाना and repeating it for 5 times. It helps. बैक स्ट्रेच भी हम कर सकते हैं, लाइक दोनों हाथों वो हो रहा है सेमिनार, नहीं वेबिनार सुनना. एक्सरसाइज कि कैसे बैठना चाहिए, सोफे पे कैसे, स्टूल पे कैसे, बेड पर. Can you please mute yourself? चलो ले बेटे. बैक स्ट्रेच में इसमें क्या हम लिफ्टिंग बोथ द हैंड एंड स्ट्रेचिंग बैकवर्ड्स, लीनिंग पीछे की तरफ एंड रिपीटिंग इट. सो हमारे ऑल द मसल्स में सब टोनिंग अप होती है एंड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. Then shoulder lifts. So this is very very helpful, especially for the lower back. And अगर I can promise you, अगर हम ये करेंगे तो spine problems नहीं आएंगी. ये जेंट्स के लिए स्पेशली कॉमनली हम वॉलेट यहाँ रखते हैं. एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंस टू आवर स्पाइन इफ वी डू दिस. द होल स्पाइन गेट्स टिल्टेड दिस वे. सो रादर देन कीपिंग द वॉलेट इन अ बैक पॉकेट, वी शुड कीप इट इन द फ्रंट पॉकेट. ये एक वीडियो है, दिस इज मेनली पिक्टोरियल. म्यूजिक का इसमें कोई चीज नहीं है. सो लेट्स सी दिस वन.
रख दी मैंने। So yeah, that's it. Basically what I want to say is कि अगर हम थोड़ा सा exercise करें and keeping ourselves in a good postures, चाहे घर पे हो चाहे हम बाहर हो, it can help us in going a long way. So what I want to say is कि don't let your back push you back. Just stay healthy and stay happy. And thank you very much for all your time. Any questions you can ask us. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है मैम तो आप पूछ सकते हैं सर। इस टाइम क्या उसका था चुप करो, दे दो पैसा जो आप लेके आए सर बेबी। हेलो, प्लीज सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें तो डॉक्टर साहब की अच्छे से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। डिस्टरबेंस होता है, प्लीज सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें प्लीज। अभी एक और डॉक्टर का सेशन होने जा रहा है जो आपको कोरोना से प्रिवेंशन के लिए आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। सुमिता जी आप कुछ बता दीजिए। डॉक्टर अपूर्व का सेशन तो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छे टिप्स दिए उन्होंने, और पोस्चर के लिए मॉडिफिकेशंस बता करके, जो हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते इन बातों पे, जैसे भी बैठ जाते हैं जैसे भी लेट जाते हैं और बैक पेन होता है उसमें, या सर्वाइकल के बारे में जो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर पे इतनी देर तक काम करने, बीच बीच में मतलब थोड़ा सा गैप लेना चाहिए या थोड़ा सा चेंज के लिए उठ जाना चाहिए काम करते करते, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी थी। और उन्होंने जो भी वीडियोस दिखाए अच्छे थे, और उससे जरा समझ में आता है कि आप जब टेबल पे या मेज पे बैठ के काम करते हैं तो आपको सीधा बैकबोन को रखना जरूरी है, या लेटते टाइम भी
ऊंचा तकिया ना लगाएं। डॉक्टर अपूर्व का सेशन वाकई में बहुत ही अच्छा था और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम बहुत जगह भेजेंगे क्योंकि लोगों ने मांगा था। आजकल कमर का दर्द जो है काफी ज्यादा होता है लोगों को। और कोविड के बारे में कौन डॉक्टर आने वाले हैं? अंजू भाभी, कोविड के लिए अभिनव कौन बताने वाले हैं, डॉक्टर अच्छा अभिनव बताएंगे इसके बारे में। अच्छा जी। अच्छा तो ठीक है। कोरोना से तो प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है, सबको पता ही है ज्यादातर चीजें, लेकिन एक डॉक्टर के मुंह से जब हम सुनते हैं तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती हैं चीजों की। तो बहुत अच्छा किया अंजू जी आपने ये सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार डॉक्टर। गुड नमस्कार अंजू जी, आफ्टरनून कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। तो जस्ट ऑलरेडी आप लोग का सेशन थोड़ा लेट हो चुका है आई थिंक, तो मैं बस 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आई विल टेक दैट मच। ओके ओके Okay, slides are okay. So just कुछ बातें करना है, hardly 20 slides, so it will take around 22-25 minutes hardly. So just first I'll tell you about the Omicron and other things. After that I will take the question whatever you have. Okay, so just before starting anything, just a first slide about the structure of COVID. इसको बेसिकली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो भी कोविड में हम बात करते हैं किसी वैक्सीन से रिलेटेड या किसी इन्फेक्टिविटी से रिलेटेड कि वैक्सीन हमें किस वे में काम कर रही है या जो भी कोविड हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो किसके थ्रू इंटर करता है। तो बेसिकली एक इसमें स्पाइक प्रोटीन होता है इस वायरस के स्ट्रक्चर में, जिसके थ्रू ये कुछ रिसेप्टर्स पे हमारे बॉडी में एक्ट करता है, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। और जो भी हमारी वैक्सीन है बेसिकली वो या तो इन स्पाइक प्रोटीन्स पे बेस्ड है या तो जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है जो आरएनए होता है उस पे बेस्ड वैक्सीन है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था। एक जो अभी हमारे पास अभी लेटेस्ट जो भी वेरिएंट कोविड का हमारे पास है, इनिशियली सेकेंड वेव की बात करें तो हमारे पास डेल्टा वेरिएंट था जो भी जिसकी लिथैलिटी हम सबने देखी है कि किस कदर से लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे और कितनी एक्सपायरी हमने देखी थी। ओमिक्रॉन की बात करें तो इट वाज जस्ट known to us that first time in South Africa in November of last year. फिर WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया था इन द सेम मंथ। ओमिक्रॉन बेसिकली अदर जो भी हमारे डेल्टा वायरस या उनसे है उनसे बेसिकली डिफरेंस क्या है उसकी बात करें तो इसमें बेसिकली अराउंड 50 म्यूटेशंस हुए थे जो डेल्टा से ज्यादा इसमें थे।
इसीलिए बेसिकली ये हमारे लिए एक कंसर्निंग इशू था कि अगर ये भी डेल्टा की तरह हुआ और इसमें इतने म्यूटेशंस ज्यादा हैं तो ये शायद हमारे लिए और भी घातक सिद्ध होगा। बट फॉर्चुनेटली अभी तक जो भी ओमिक्रॉन के केसेस हैं या जो भी इस टाइम कोविड के केसेस हैं जो थर्ड वेव में चल रहा है, वी आर लकी कि उतने सीवियरिटी उस कदर नहीं है जैसा कि सेकेंड वेव में थी। तो बेसिकली इसमें मोर देन 50 म्यूटेशंस हुए हैं, जिसमें मोर देन 30 तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में है, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि उसके थ्रू वो एंट्री करता है या उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। एक बस एक छोटा सा कि बेसिकली इतने सारे जो वेरिएंट की हम बात करते हैं कि कभी ओमिक्रॉन आ गया है तो फिर कोविड है, डेल्टा है, बहुत सारे वेरिएंट है बेसिकली अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे 50 से ऊपर वेरिएंट है कोविड के। तो बेसिकली वेरिएंट क्या होते हैं? एक तरीके से ये मान के चलिए जैसे कोई भी एक पेड़ जब ग्रो करता है ना तो उसमें बहुत सारी सी ब्रांचेस होती हैं। जैसे जैसे किसी ब्रांचेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल रहा है तो वो कुछ डिफरेंट ग्रो करती हैं, किसी को कम स्पेस मिल रहा है तो वो कुछ अलग तरीके से ग्रो करती हैं। इसी तरीके से वायरस का रहता है कि जब भी उनका कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है या वो किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में है तो उस हिसाब से वायरस ओमिक्रॉन प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन कौन SGPTI एक लाइन डाली और साला मैग्नेट कर दी आईबीसी आज मैग्नेट चल रहे हैं हम दो दिन शुगर ड्रॉप हो रहा है मेरे बच्चे का शुगर ड्रॉप हो रहा है फिर ये देखा लोड बढ़ रहा है अरे ऐसे वैसे तो हुई तो होता क्या Please mute yourself. upper limb right upper limb Ma'am, please mute yourself. Please. preferably हाँ ज्यादा टर्न्स अवॉइड करना। हाँ क्या Please mute yourself, ma'am. नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर कि मतलब वो कर सकती हूँ बेसिकली क्वेश्चन ना मैं तो स्कैल्प डाल रहा हूँ बस डालो स्कैल्प डालो फिर बेच करना तो लेबलिंग वो जॉब में फंस जाती है आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगी क्या करोगे? हेलो हाँ स्कैल्प में डालो आपसे बेबिस ठीक है ओमिक्रॉन सुनना है मैम? हाँ तो क्या टॉपिक था अपूर्व का बैक पेन प्रिवेंशन एंड हो गया खत्म उसका। तो बेसिकली जो भी वायरस को नई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे उसमें कुछ नए वेरिएशंस होते हैं या कुछ नए चेंजेस होते हैं। तो जो भी सारे वेरिएशंस या जो भी सारे वेरिएंट कोविड से रिलेटेड हैं वो सारे हमारे लिए कंसर्निंग नहीं होते या कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं कि सारे वेरिएंट हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तो इसलिए किसी भी वेरिएंट को लेकर जब भी कोई वेरिएंट आता है तो उसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं होती अनटिल अनलेस उसे कोई कंसर्न डिक्लेयर किया जा रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है टू अवॉइड जनरेशन ऑफ वेरिएंट इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन रिड्यूस करना बेसिकली कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे या ऐसी कोई भी स्प्रेड होता है बेसिकली उस स्प्रेड को जितना हम कम कर सकेंगे उतना उसमें वेरिएशंस किसी भी वायरस में कम होता है। Two other terminology that I want to discuss with you people, like one is variant of interest and second is variant of concern। बहुत सारे चाहे वो डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो इन सबको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया रहता है। इनिशियली जैसे डेल्टा की हम बात करें तो इनिशियली उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया था, बाद में उसको फिर विद इन 1 month उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया था। तो बेसिकली वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न एक ऐसा किसी भी वायरस में कोई ऐसा जेनेटिक चेंज हो रहा है जिसके कारण उस वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जा रही है, जैसे लाइक इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, डिजीज सीवियरिटी, लाइक वायरस इज डेवलपिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून एस्केप, या जो भी हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल है उनसे वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या
जो भी हमारे लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं उनसे हम उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर किसी भी वायरस में इस तरीके के फीचर्स डेवलप होने लगते हैं तो उनको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड अगर ये चीजें हमारे इस कदर बढ़ जाती हैं कि वो भी एक पब्लिक हेल्थ के लिए एक इशू क्रिएट हो जाता है, हमारे पास जो भी मेजर्स अवेलेबल हैं उससे हम इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट या इससे एसोसिएटेड एजेंसीज हैं उनको अर्ली इन्फॉर्म कर दिया जाए और उनको इतना टाइम दिया जाए कि आप उससे रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं वो उसके लिए प्रिपरेशन कर सकें। देयर आर अगेन लाइक जो भी मैं वेरिएंट की बात कर रहा हूं तो इसी वे में अभी कुछ नए वेरिएंट्स लाइक a combination of Delta variant and Omicron variation. So the name is Deltacron. So it's a Deltacron have the genetic material of both Delta and Omicron. So it's like some mixed variety. So Deltacron infection is higher among patients hospitalized for COVID rather than the non-hospitalized patient. इसी तरीके एक अदर वेरिएंट की अभी जो बात हो रही है इस समय हम न्यूज चैनल्स में आप देख रहे होंगे, दैट इज नियोकोव। तो नियोकोव एक्चुअली इट्स नॉट अ न्यू कोरोना वायरस की जो भी न्यूज में ऐसा लग रहा है कि एक नई चीज आ गई है। सो इट्स नॉट अ न्यू कोरोना वायरस एंड इट अलोंग विद लाइक जो हमने एक मर्स वायरस हुआ था, ये उसी की एक जनरेशन, उसी की एक फैमिली का ही पार्ट है जो कॉमन कोल्ड कराता है। बेसिकली जो कोविड वायरस है वो एक उस फैमिली का वायरस है जो हमारे कॉमन कोल्ड कराते हैं। तो कोविड इज नॉट अ न्यू थिंग, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत पहले से है, बट जो भी इसमें नए जनरेशन या नए वेरिएशन हो रहे हैं वो हमारे लिए जिस भी पेशेंट्स में ये सिम्टम मिल रहा है उसमें डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से ही हुआ है। तो इतना स्पेसिफिक ये साइन है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जो डेल्टा में बहुत प्रोमिनेंट था वो इसमें बेसिकली बहुत कम मिल रहा है। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो आपके होते हैं कि वेदर इट्स अ मोर कॉन्टेजियस, लाइक इन्फेक्शन ज्यादा करता है कि नहीं। डेफिनेटली ओमिक्रॉन इज मच मोर कॉन्टेजियस देन द डेल्टा, बट ये है कि जो भी इन्फेक्टिविटी इसमें हो रही है वो रिलेटिवली हमारे सिम्टम्स माइल्ड है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है।
री इन्फेक्शन रेट की बात करें तो डेल्टा में ये था कि जो भी पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो रहा था उसको री इन्फेक्शन होने का रिस्क कम था, बट इस ओमिक्रॉन के केस में पेशेंट्स एक बार इन्फेक्शन होने के बाद भी री इन्फेक्शन रेट 5 times around more than Delta. Another question, it's like Omicron is more serious than other COVID variant. तो अभी तक का तो जो भी हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से रिलेटिवली ये माइल्ड ही है, बट जो भी पेशेंट किसी कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है, लाइक कोई डायबिटीज या कोई अदर क्रोनिक डिजीजेस हैं, किडनी डिजीजेस हैं, बेसिकली जो भी मॉर्टेलिटी अभी तक हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो मैं यहाँ की बात करूँ या किसी भी बड़े हॉस्पिटल्स की, तो वो मोस्टली उन्हीं में है जो ओल्ड एज है या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी है। तो उनको बेसिकली उन पेशेंट्स को वो चाहे एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बहुत सारी बात की जा रही थी, लाइक लास्ट ईयर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा के टाइम में फर्स्ट ये एंटीबॉडी थी जो यूएस प्रेसिडेंट को दी गई थी, जिसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था और हमारे इंडिया में डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे ये बहुत लोगों को दिया था, बट ओमिक्रॉन के केसेस में बेसिकली ये इफेक्टिव नहीं है। Another important thing, does the existing vaccine work against Omicron? Then definitely yes. बहुत सारी न्यूज इनिशियली आ रही थी, like I'll show you something like कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, म्यूटेशंस हुए हैं, तो शायद वो वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं होंगी, बट टिल डेट जो भी अभी तक की सिचुएशन है उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सारी वैक्सीन फिलहाल इफेक्टिव हैं, और वही एक मेजर है जो हम ले सकते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसके हिसाब से जो भी म्यूटेशंस थे उनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि शायद वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं होगी, बट टिल डेट सारी वैक्सीन इफेक्टिव है। अनदर क्वेश्चन कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी हमें कोविड हो सकता है? तो डेफिनेटली वैक्सीन कोई ऐसी चीज नहीं, वैक्सीन ये है जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। इम्यूनिटी बेसिकली एक मेमोरी सेल्स के फॉर्म में रहती है कि जब आपको इन्फेक्शन होगा तब फिर आपकी इम्यूनिटी इमीडिएटली डेवलप हो जाएगी। तो इससे इन्फेक्शन का नहीं है, जो भी वैक्सीनेटेड पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने का रिस्क उतना ही होता है जितना एक नॉर्मल को होता है। तो वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं रहता है। कुछ नहीं तो अनदर क्वेश्चन जो हम अपने बच्चों को लेके कंसर्न रहते हैं कि ये बेसिकली बच्चों में सीरियस है या नहीं है। तो अभी तक के जो भी हमारे पास डाटा है वो चाहे लकली देखा जाए तो डेल्टा की भी हम बात करें तो रिलेटिवली वो इम्पैक्ट बच्चों में नहीं आया था जो लास्ट ईयर सेकेंड वेव के टाइम की हम बात करें। तो जो भी इम्पैक्ट हमें ओल्ड एज या एल्डर पॉपुलेशन में देखने को मिला था वो बच्चों में नहीं था। बच्चों में इन्फेक्शन रिलेटिवली बहुत ही कम हुआ था। सिमिलर इन ओमिक्रॉन, बच्चों में इन्फेक्शन डेफिनेटली इस बार ज्यादा हो रहा है। ओमिक्रॉन के साथ एक खास बात जो है वो ये है कि लास्ट ईयर जो डेल्टा में होता था कि उसमें एक ही फैमिली में 2 लोग को कोविड पॉजिटिव है बट बाकी लोगों को कोविड नहीं हो रहा। बट ओमिक्रॉन के केस में इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज्यादा है कि एक ही फैमिली में सबको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। 2-4 दिनों के अंतर पे एक एक करके सारी फैमिली इन्वॉल्व होती। तो इस बार जो है बच्चे भी ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट सिम्टम्स माइल्ड हैं। बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू अभी तक फिलहाल नहीं है बच्चों में। जैसे नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही उनमें सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं जो कुछ ही दिन में फिलहाल के लिए ठीक हो जा रहे हैं। बट आपको बेसिकली इनकरेज बच्चों को करना है कि जो भी लेवल ऑफ प्रिकॉशन अभी आपको ले रहे हैं वो लेवल ऑफ प्रिकॉशन उनको लेना है, क्योंकि चीजें बच्चों में अगर खराब होती हैं तो वो बहुत ही जल्दी डिटेरिएट करते हैं रेदर देन कि वो एडल्ट पॉपुलेशन।
एक क्वेश्चन और रहता है कि जो भी कोविड की बूस्टर डोज दी जा रही है और बहुत सारे लोगों को, जैसे जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, लाइक कोई हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज या लिवर डिजीज है, उनमें फ्लू की रेगुलर जो ईयरली बूस्टर वैक्सीन दी जाती है वो ड्यू रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम कोविड बूस्टर के साथ फ्लू की वैक्सीन या वो हम ले सकते हैं कि नहीं। तो इवन दोनों वैक्सीन आप सेम टाइम में ले सकते हैं, उसके लिए ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो आप कोविड की वैक्सीन भी ले सकते हैं और साथ में फ्लू की या और भी कोई वैक्सीन है तो वो आप ले सकते हैं। अब मैं रास्ते में कहाँ ज्वाइन कर लूँ? बूस्टर डोज की बात करें तो डेफिनेटली अभी तक जो भी वैक्सीन का इफेक्ट है वो हमें दिख रहा है, तो इसलिए बूस्टर के लिए मैं सबको कहूंगा कि जो भी अभी बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है उन सभी को बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी अभी तक हमारे पास डाटा है बेसिकली एक बार इंजेक्शन लेने के बाद लगवाते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन था वो अप टू 8 मंथ तक परसिस्ट कर रहा है। उसके बाद फिर हमें डेफिनेटली बूस्टर ले लेना है। इसीलिए जो भी हमारे गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से अभी जो इनिशियली आया था वो 9 मंथ था, फिर बाद में उसको रिड्यूस करके 3 मंथ कर दिया गया है। तो अगर आपकी सेकेंड डोज को 3 महीने हो चुके हैं तो आप फिर बूस्टर ले सकते हैं। 3 महीना हो गया, पहले 9 महीना था। Another question that how can we protect us and our family against COVID variant? So इसके लिए अभी कुछ अलग से स्पेसिफिक प्रिकॉशन कुछ नहीं रिकमेंड किया गया। जो भी हमारे स्टेप्स सेकेंड कोविड वेव के टाइम पे थे, सेम स्टेप्स हमें इसमें भी करना है। में क्या खर्चा कोई नहीं है ना, आसानी से जाता है, दूसरा आदमी जहाँ है वहीं पर अपना। प्लीज सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बट इम्पॉर्टेंट एक वैक्सीन का ये रोल है कि वैक्सीनेशन बेसिकली एक वायरस सर्कुलेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि जिस भी पेशेंट्स में वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन रिलेटिवली इतना माइल्ड रह रहा है कि उनसे दूसरे पेशेंट्स को स्प्रेड होने का रिस्क कम हो जाता है। तो वो जितना भी वायरस सर्कुलेशन कम होता है उतने ही वायरस में म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन हर कंट्री में इसीलिए रेकमेंड किया जा रहा है। अनदर थिंग इज गुड वेंटिलेशन। वो एक अच्छी चीज है कि क्लोज एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है, इसीलिए ऐसे वेंटिलेटेड जगहों पे आपको रहने की सलाह दी जाती है। एक गुड थिंग कि जो फ्यूचर ऑफ कोविड क्या है उसकी अगर हम देखें कि फ्यूचर अभी के हिसाब से जो भी हमारे पास फर्स्ट वेव, फिर सेकेंड वेव डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन, इसके अलावा इन बिटवीन बहुत सारे वेरिएंट आए। तो बेसिकली फ्यूचर में कोविड किस वे में प्रेजेंट करने वाला है, उससे हमें कितना बचना है या क्या करना है। रिसेंटली एक अभी इसी मंथ 29 ऑफ जनवरी को आई थिंक 4-5 डेज बैक एक लैंसेट में ये एक आर्टिकल अभी आया है रिलेटेड टू दिस कोविड दैट वेदर COVID-19 will continue, that COVID-19 will continue but the end of pandemic is near. तो बेसिकली इन कंक्लूजन जो उसमें एक पार्ट था उसको मैंने हाईलाइट किया है। द एरा ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर बाय गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज टू कंट्रोल SARS-CoV-2 ट्रांसमिशन विल बी ओवर एंड आफ्टर द ओमिक्रॉन वेव COVID-19 will